बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनीब रिजवान काजी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ मुनीब रिजवान काजी। मैं आज जिस सिलसिले में आपसे मुखातिब हूँ वो है पाकिस्तान की मईशत के बारे में। थोड़ा सा हम अगर इसके पस मंज़र में जाएंगे तो एक महीना पहले आप देखें हमारा मुल्क कितने सुकून में था। एक चीज़ें एक डगर पे चल रही थी, बस अपोजिशन अपनी बात कर रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी। अचानक ऐसा हुआ कि जनाब ये अपना साजिश हुई, सारा चीज़ हुई, मुल्क का एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ख़त्म कर दी गई, सिलेक्टेड लोगों को आगे लाके बिठा दिया गया, सारी चीज़ें। आप ये थोड़ा सा ये देखें कि इमरान खान की गवर्नमेंट क्या कर रही थी और अब क्या हो रहा है। थोड़ा सा आपको बताऊं, अगर पीछे जाते हैं, इमरान खान ने अपने कोरोना के हालात को किस तरीके से कंट्रोल किया, कितने दुनिया की मईशत ख़त्म हो रही थी, इमरान खान ने उसकी टीम ने मिलके पाकिस्तान की मईशत को संभाला। अगर आप देखते हैं इमरान खान साहब की जो काबीना थी और इस वक्त की जो काबीना है, इन दोनों की काबीना को आप जरा नज़र डालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। फिर आपको कुछ सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे, मईशत क्यों तबाह हो रही है। इमरान खान साहब की काबीना में कौन थे? मुराद सईद साहब थे, सानिया निश्तर साहब थी, इस किस्म के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। कोई काबीना का बंदा जमानत के ऊपर नहीं था। किसी को ये फिक्र नहीं थी कि हमें पुलिस पकड़ लेगी, कोई कहीं से ब्लैकमेल नहीं हो रहा था। वो अपना एक तरीके से काम कर रहे थे। मुराद सईद साहब को देखें, पाकिस्तान पोस्ट उन्होंने कहाँ पहुंचाई। सानिया निश्तर साहबा को देखें, उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कन्वर्ट किया एहसास प्रोग्राम में। आपसे एक मैं यहाँ सवाल पूछता हूँ, क्या बेनजीर साहबा शहीद हुई डेमोक्रेसी के लिए थी, लेकिन वो एक पार्टी की मेंबर थी, ठीक है जी, पार्टी की प्रेसिडेंट थी ना एक। अब आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने या उनकी गवर्नमेंट ने बेनजीर से हटा के एहसास प्रोग्राम, यानी पूरे पाकिस्तान को किसी जमात को एतराज़ ना हो, मैं यहाँ से नाम रखा गया। अब इस गवर्नमेंट ने आके दोबारा उसको वापस ला के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बना दिया है। आपको ये बता दूं, बेनजीर इनकम सपोर्ट जब प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें बोगस और लोग घुसेड़े हुए थे। इवन के यहाँ MP MNO के जो करीबी लोग थे वो भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे ले रहे थे। उन लोगों को शर्म नहीं आती है, ज़कात के पैसे भी वो लोग खाने वाले हैं। जब ऐसे लोग होंगे तो फिर उन पर कौन क्या एतमाद करेगा। मैं यहाँ से पूछता हूँ, लियाकत अली खान साहब भी शहीद हुए थे, उनके नाम पे पाकिस्तान में कोई स्कीम चली नहीं, यानी सियासी लीडर के नाम पे चलेगी। लियाकत अली खान साहब सियासी लीडर नहीं थे, वज़ीर आज़म नहीं थे। उन्होंने भी तो अमेरिका को जवाब दिया था कि हम अपनी इज्जत से बात करेंगे, सब कुछ तो इज्जत से बात होगी, कोई भी गलत किस्म की हम आपकी डिमांड पूरी नहीं करते। उनको रास्ते से हटा दिया गया। फिर मैं बता देता हूँ इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब ने, लोग पूछते हैं क्या किया, मुझे ये बताएं, अयूब खान के बाद किस गवर्नमेंट ने डैम बनाने की तरफ तवज्जो दी? वो सिर्फ वाहिद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है। कितने डैमों पे काम चीज हो रही है, सारा मीडिया में आप देखते हैं। इवन के शहबाज शरीफ साहब ने जाके खुद अपनी तख्ती भी लगवाई, वहां जाके देखा भी कि हाँ डैम पे काम हो रहा है नहीं हो रहा। यही सारे लोग मजाक उड़ाया करते थे, कौन से डैम कहाँ बन रहे, चांद पे बन रहे, मरीख पे बन रहे, किधर बन रहे। वहीं पे जाके तस्वीरें खिंचवा के इन लोगों ने बताई कि वो डैमों पे काम हो रहा है। फिर आप ये देखें, जब एक जगह पे डैम बनता है, डैम बनने से फायदा क्या होता है? सबसे पहले आपको रोजगार के मौके पैदा होते हैं। जब डैम बन जाता है फिर आप बिजली पैदा करते हैं, फिर ज़राई इस्तेलात ऑटोमेटिकली होती है, पानी आपका स्टोर होता है, बारिश का पानी ज़ाया नहीं जाता, पहाड़ों से गिरा हुआ पानी ज़ाया नहीं जाता, उनसे ज़राअत आपका तरक्की करता है। जब ज़राअत तरक्की होती है तो डेफिनेटली मुल्क के अंदर पैदावार बढ़ती है। जब मुल्क के अंदर पैदावार बढ़ती है, हमारा ज़र मुबादला बचता है। यानी आप ये सोचें कि हमें एक डैम से कितना फ़ायदा होता है। फिर बिजली पैदा होती है, जब बिजली पैदा होती है तो लोड शेडिंग नहीं होती, जब लोड शेडिंग नहीं होती आपकी सनतें काम करती हैं, जब सनतें काम करती हैं तो मजदूर खुशहाल होता है, मजदूर खुशहाल होता है तो मुल्क खुशहाल होता है। यानी एक चैन चलती है। इमरान खान साहब ने अगले इलेक्शन का नहीं सोचा, इमरान खान साहब ने कौम का सोचा। तभी तो लोग ये रोडों के ऊपर हैं। लोग पागल नहीं है, लोग इमरान खान साहब के कोई चाचे का बेटा नहीं है, कोई मामे का बेटा नहीं है, कोई इमरान खान साहब हमें पैसे नहीं देता। इमरान खान साहब लोगों से चंदा लेने वाला प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान साहब लोगों से पैसे लेता है, लोग फिर भी उसके पीछे निकलते हैं। लोगों को पता है कि इमरान खान साहब के पास दिया हुआ रुपया भी हमारा सही जगह पे लगेगा। इमरान खान के पास रुपया दे के मनी लॉन्डर नहीं होगा। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, ऐसे एटॉमिक मुल्क की बदकिस्मती है कि जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का जो नामजद मुल्जिम है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसका जो वजीर आला है वो कानून के साथ खिलवाड़ करके पुलिस की मौजूदगी में एक मतनाज़ा इलेक्शन के सिलसिले में वजीर आला बने। फिर क्या हुआ, गवर्नर को जिस तरीके से हटाया गया गैर आईनी तरीके से, पाकिस्तान के ये वाहिद गवर्नर है जिनको इस तरीके से हटाया गया। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने इसके अलावा क्या किया। इमरान खान साहब ने
जो दुनिया में वेदर चेंज का पोजीशन चल रही है, सब चीज़ें यानी बदल रहा है, वेदर बदल रहा है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब ने अरबों दरख्त लगाए, उनका मजाक उड़ाया गया। दरख्त किधर लगाए गए, कहा गया सब लोगों के पास के में है, प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत है, जाएं देखें, इमरान खान साहब पे केस बनाए, पता लग जाएगा कहाँ पे दरख्त लगे हैं कहाँ पे नहीं। जैतून की काश्त इमरान खान साहब के हुकूमत में हुई, यहाँ पता ही नहीं था जैतून है क्या। लोग ये सोचते थे कि जैतून सिर्फ सऊदी अरब में हो सकता है, उसके अलावा दुनिया की किसी धरती पे नहीं हो सकता। ये इमरान खान साहब की बदौलत है। फिर इमरान खान साहब ने कामयाब नौजवान स्कीम शुरू की, लोगों को कारोबार के लिए कर्जे मिले, लोगों ने कारोबार के लिए कर्जे लिए। अब आप देखें कामयाब नौजवान को जब लोगों को कर्जे मिल गए, अब लोगों ने क्या किया, कर्जे लेकर उन्होंने अपना बिजनेस किया। जैसे जब बिजनेस बढ़ा, एक आदमी बेरोजगार था, उसने जब बिजनेस शुरू किया तो 4-5 लोग साथ मिलाए रोजगार के मौके में। ये हम नहीं कहते, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर रोजगार के मौके, पाकिस्तान ने ग्रोथ किया 5% के साथ, 5.5% के साथ। अच्छा, फिर आगे आप देखते हैं पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी थी, इस बात के फैसलाबाद के लोग भी गवाह हैं, पूरा पाकिस्तान गवाह है कि पावर लूम्स खत्म हो चुकी थी। लूम्स लोग आलू टिंडे के भाव बेचते थे। फैसलाबाद में अपने किसी काम से भी मैं गया था, मैंने जाकर विजिट किया तो लूम्स उस वक्त बंद थी। जब इमरान खान साहब आए, आप ये देखें कि उन लोगों को लेबर नहीं मिल रही थी। इतने हमारे टेक्सटाइल ने ग्रो किया। कोरोना के दिनों में लोगों की इंडस्ट्री बंद थी, हमारी इंडस्ट्री ने काम किया और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। जब एक्सपोर्ट बढ़ी तो डॉलर हमारा कंट्रोल हुआ। इतनी बुरी महंगाई थी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में उतनी बड़ी महंगाई नहीं हुई जितनी बड़ी महंगाई होनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने पेट्रोल और डीजल की प्राइस को कंट्रोल करके चलाया, ये सब चीजें चलाया ना। ये लोग कहते हैं कि हम पिछली गवर्नमेंट का जो है ना, वो अभी जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई है वो इमरान खान साहब के ऊपर डालती है। अब आप मुझे बताएं क्या ऐसा हो गया कि जनाब तुम 1 महीने में खत्म हो गए हो? 22 अरब डॉलर इमरान खान साहब छोड़ के गए थे, तुमने 8 अरब डॉलर 1 महीने में फूंक दिए डॉलर को कंट्रोल करने के लिए। डॉलर फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। उसकी वजूहत क्या है, मैं उसकी तरफ आता हूं। पहले मैं बता देता हूं थोड़ा सा इमरान खान साहब के बारे में, क्या कुछ किया। अब जब इमरान खान साहब ने डैम भी बना दिए, फिर इमरान खान साहब ने पूरी ये कोशिश की कि सनतों को बिला तातुल बिजली और गैस की फराहमी हो। जब सनतों को बिजली और सुई गैस की बिला तातुल फराहमी होती रही, सनतें तरक्की करती रही, काम चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रो कर रहे थे। आप ये देखें, ये सोशल मीडिया का भी दौर है और ये मुझे समझ नहीं आती, ये नून लीग वाले, ये जियो वाले, ये 1980-1990 के दौर से क्यों नहीं निकलते? वो क्या समझते हैं, लोग सिर्फ हमारी ही सुनते हैं, लोग किसी और को नहीं सुनते? ऐसा नहीं है। लोगों के पास इस वक्त विजन है। एक खानदान में अगर 4 लोग पीटीआई के हैं तो एक आधा नून लीग का भी है। ऐसे भी लोग बटे हुए, वो भी देखते हैं कि हाँ यार क्या एक दूसरे के साथ डिस्कशन होती है घरों के अंदर। इस वक्त हर चौक चौराहे गली मोहल्ले में डिस्कशन होती है, एक दूसरे के साथ लोग अपने व्यूज शुरू करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे ही जब व्यूज शेयर करते हैं तो आखिरी बात होती है चलो यार गूगल कर लेते हैं, गूगल से आप पता कर ले गूगल क्या कर रहा है। गूगल में जाके तमाम चीजों का रिकॉर्ड मिलता है। कौन सी चीजें इस वक्त रिकॉर्डलेस है? इदारे, बहुत से इदारे यहाँ काम कर रहे हैं। लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ नून लीग ही के तमाम मीडिया हाउसेज इनके लिए अपनी मर्जी से करेंगे। इमरान खान साहब ने अपने 3 साल 8 महीने की दौरे हुकूमत में, मजे की बात है, बाहर वाले साजिशी अनासर का मुकाबला किया तो किया, यहाँ पे ऐसे मीडिया का मुकाबला किया जो इमरान खान साहब खांसते भी थे तो कहते थे इस खांसी के अंदर भी कोई मसला है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अगर पाक फौज के किसी बंदे से मिलकर आते थे तो वो भी मसला होता था। ये चाहे बैकडोर से जो मर्जी करते रहे। फिर मैं आपको एक और बता दूं, इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में जो पाकिस्तान का एक ऐसा इशू है, मैं आपसे बात करने वाला हूँ, उस इशू पे कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। इमरान खान साहब की वो वाहिद हुकूमत है जिसने आके गन्ने के काश्तकार को उसको गन्ने की पूरी कीमत दी। और क्रशिंग सीजन, हमेशा शुगर इंडस्ट्री का यही काम होता था, क्रशिंग सीजन लेट करते थे। क्योंकि ये लेट करते थे तो जमींदार बेचारा बड़ा तंग होता था। गन्ना उसका फसल तैयार खड़ी होती थी, वो उसने दूसरी फसल बीजनी होती थी। वो कहता था यार गन्ना खत्म होगा तो मैं आगे जाऊंगा ना। ये गन्ना उठाते नहीं थे, क्रशिंग सीजन जान के लेट करते थे। मशीनरी है, इनको पता है थोड़ा सा लेट होगा, हम सस्ता सा लेंगे, गन्ना क्रश करके, यानी ऑटोमेटिक मशीनरी है ना, इन्होंने तो 2 दिन में कर लेना होता था। तो ये जानबूझ के नहीं लिया करते थे। इमरान खान साहब ने शुगर माफिया पे हाथ डाला, शुगर माफिया को कंट्रोल किया, गन्ने के बाकायदा पूरे रेट दिए। आप क्या समझते हैं जहांगीर तरीन साहब ऐसे ही छोड़ के चले गए? जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिलने क्या उनको नहीं पता कि मुझे कितना प्रॉफिट कम हुआ? इमरान खान साहब ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमाने दिया। जहांगीर तरीन साहब ने बड़े सुकून के साथ इमरान खान साहब से गद्दारी की। जिनको जहांगीर तरीन साहब चोर कहते थे और जो जहांगीर तरीन साहब को चोर कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कट्ठे की जगह बैठ गए।
मुझे अफसोस होता है, जहांगीर तरीन साहब से पूछता हूँ, अल्लाह का दिया हुआ आपके पास इतना कुछ है, आपने क्यों आखिरी उम्र के इस हिस्से में, कितनी जिंदगी है, आखिरी उम्र के इस हिस्से में आपने आप जाके उसको उन लोगों के साथ बैठ के जो लोग मुल्क दुश्मनों के साथ मिलते थे, जंदाल के साथ मिलते थे, आप भी यही बात कहते थे ना कि ये जंदाल के पैरोकार हैं, ये मोदी के पैरोकार हैं। अब आप अपने बच्चों के किस मुंह से जवाब देंगे किसके साथ आप बैठे हुए हैं? फिर आप देखें इतने बुरे हालात थे, यूक्रेन रूस का क्राइसिस आया, सारी चीजें आई, उसके बावजूद तेल की प्राइसेस कहाँ गई? इमरान खान साहब ने तेल की प्राइसेस कंट्रोल की। हमारी खाद किसान को बाकायदा, क्योंकि आप फर्टिलाइजर वगैरह जो खाद बनाने वाली फैक्ट्री है उनको बाकायदा तरीके से टाइमली चीजें मिली। अब खाद के ऊपर भी आप देखेंगे बहुत बड़ा स्कैंडल आएगा जब ये हुकूमत थोड़ी सी निकलेगी। खाद ये इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, लोकल इनको ये गैस सप्लाई नहीं कर रहे, अपना बिजली सही तरीके से दे नहीं रहे, लोड शेडिंग का बेतहाशा बुरा हाल है। सिंध के अंदर लोग पिट रहे हैं, आज एमकेएम भी शोर मचा रही है कि जनाब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, हमें जी लोड शेडिंग हो गई, ये सारी चीजें अपने आप को छोटे मोटे इशू पे आ रहे हैं। इन्हीं छोटी सी बात होती थी, कभी 5 मिनट के लिए लाइट जाती थी तो जियो वगैरह ये सारे इतना शोर मचाते थे जैसे कि मुल्क में अजाब आ गया होगा ना। छोटी सी खराबी होती थी, शोर मचाते थे, अब इनका जमीर मुर्दा हो गया या पता नहीं क्या हो गया। तो अच्छा, फिर दूसरी बात, एक और बात आओ, इमरान खान साहब ने जो सबसे ज्यादा और जिन चीजों के ऊपर काम किया, आप देखें लैंड माफिया के खिलाफ इमरान खान साहब ने बहुत बड़े तरीके के साथ उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, जाली सोसाइटियों को खत्म किया। जिस वक्त जाली सोसाइटियां खत्म हो रही थी, लैंड माफिया को पता लग गया कि यार अभी हमारा इसके अंदर कुछ आ रहा नहीं है। उस वक्त अलीम खान साहब ने भी देखा यार हमारी यहाँ पे तो दाल गलने वाली नहीं है। उनको भी कोई, इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि जो वो 300 एकड़ जमीन की, कोई 300 कनाल की जमीन थी, उसका कोई मसला था। मुख्तसर ये कि अलीम खान साहब को भी समझ आ गया था कि अलीम खान साहब आपकी दाल यहाँ से गलने वाली नहीं, ना इमरान खान साहब खाता है ना खाने देता है, यहाँ से पूछ कर लो। आज अलीम खान साहब भी, ये मैं नहीं कह रहा, ये आम पाकिस्तानी को पता है, ये वीडियोस मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, अलीम खान साहब शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या बात करते थे, हमजा शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या बात करते थे, नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या बात करते थे, आज उनके साथ ही बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं, अलीम खान साहब 60-65 साल मेरे ख्याल में आपकी उम्र हो गई होगी, माशाल्लाह आपने चैनल भी खरीद लिया, आपके पास अरबपति लोग हैं, आपको किस चीज की कमी थी? आप तो अपने पैसों से इस मुल्क को खिदमत कर सकते थे, अपने पैसे दे सकते थे, आप आखिर में जाके क्यों वहां पे बैठ गए? जिन लोगों को आपने बुरा भला कहा, जिनके खिलाफ आपने सियासत की, आप भी इमरान खान साहब को छोड़ के वहां बैठ गए। कौम हमेशा याद रखेगी, कौम आपको भूलेगी नहीं। आपने किस वक्त इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा है। फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में नैब ने बड़े सुकून से आजादाना तौर पर काम कर रही थी। मजे की बात एक और भी है, जो इमरान खान साहब ने कोई केस इनके खिलाफ नहीं बनाया, 1-2 केसेस जो आपके सामने बने, उसके अलावा कोई नहीं बने। बाकी केसेस जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब पे बनाए थे, नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब पे बनाए थे। जब नैब ने उन केसेस की इंक्वायरी की, उसी के अंदर इन लोगों के खिलाफ जाके सबूत निकले, फिर इनको नैब बुरी लगने लगी। इमरान खान साहब ने किसी एफआईए वाले को मरवाया नहीं, किसी एफआईए वाले को हटाया नहीं, किसी नैब वाले का कत्ल नहीं करवाया। नैब अपनी मर्जी से आज़ादी से काम कर रही थी। फिर एक और, इमरान खान साहब ने सबसे बढ़ के दीन इस्लाम की क्या खिदमत की है, ये मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा। और भी इमरान खान साहब के जो कारनामे हैं जो इस क़यामत तक याद रखे जाएंगे, जो इमरान खान साहब ने इस कौम के लिए काम किया। कौम ऐसे ही बाहर नहीं निकलती, कौम को पता है कि कौन उनके साथ है, कौन इनके खिलाफ है। शऊर आ चुका है, ये सोशल मीडिया ने शऊर दिया है, ये यूट्यूब ने शऊर दिया है। किसके जरिए? इमरान खान साहब ने। जब इमरान खान साहब एक एक बात सच कहते हैं, जब आप सच बोलते हो तो लोगों के दिलों पे असर करती है। इमरान खान साहब की टीम में जो गंदे लोग थे, 25-26 लोटे थे, वो सारे बाहर निकल गए। इस वक्त इमरान साहब के साथ हीरे खड़े हुए हैं, वो भी 20-20 करोड़ लेके बिक सकते थे, वो बिके नहीं है, वो डटे रहे इमरान खान साहब। इंशाल्लाह को उनको दोबारा, इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में एक्सपोर्ट हमारी बहुत ज़बरदस्त हो चुकी थी, हमारा डॉलर कंट्रोल रेट पे चल रहा था। कहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत में डॉलर था और आज कहाँ आप ये देखें 194 रुपए के ऊपर डॉलर आ गया है। अब एक और बात है कि ओवरसीज़ ने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है, ओवरसीज़ ने अरबों डॉलर पाकिस्तान में भेजे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की करता है। ओवरसीज़ वाले लोग अपने बीवी बच्चों से दूर, अपनी फैमिली से दूर, अपने दोस्तों से दूर, अपने वतन से दूर। देखिए पाकिस्तान में हम आज़ाद है ना, जहां दिल चाहे हम जा सकते हैं। बाहर रहने वाला ऐसा नहीं है, वो बेचारा मुकैयद है, एक एक कमरे में 10-10 लोग पड़े होते हैं। आप जाके दुबई, मैं दुबई गया हूँ, दुबई में हालत देखी है। एक हफ्ता मैं वहां पे नहीं रह सका था, मैं घूमने गया था। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना घर जाना है, मुझे यहाँ पे। हालांकि जो बंदा घूमने जाता है, आप सोचे ना सैर करने जाएगा तो कितनी मजे में होता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने वापस जाना है। एक हफ्ते बाद मेरी बस हो चुकी थी,
आप ये सोचें, ये लोग वहां कमाई कर रहे हैं, पाकिस्तान में डॉलर बेचते हैं और यहां से मनी लॉन्डर होकर चले जाते हैं। इससे बढ़ के सबसे सदमे की बात क्या होगी, जरदारी साहब ने ये कहा कि हम जनाब बाकायदा कौमी असम्बली में नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब ने वो नूर आलम जो लोटा है उसके थ्रू इन्होंने एक करारदाद पेश की कि जनाब हम ओवरसीज को वोट का हक नहीं दे सकते। क्यों? उनके पैसे आप ले सकते हो, उनको वोट का हक नहीं दे सकते। शेख रशीद साहब ने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, अगर ओवरसीज वाले, अभी क्यों हालात खराब हो रहे हैं, ओवरसीज वालों ने पैसे देना बंद कर दिए, तो जब वो पैसे देना बंद कर देंगे तो फिर आपकी हुकूमत क्या होगी। अब आपको 2-4 पॉइंट में बताता हूँ, काफी मेरी लंबी बातचीत हो गई है। शहबाज शरीफ साहब आईएमएफ के पास गए, सऊदी अरब के पास गए, यूएई के पास गए, चाइना के पास गए कि जनाब हमें आप पैसे दे दें, हमने ये मुल्क चलाना है, सारी चीजें करनी है। उन्होंने इनको तसलियां दी, बल्कि जो पैसे उन्होंने हमारे पास रखवाए हुए थे वो भी उन्होंने मांगने शुरू कर दिए। आज सुना है कि नील लीग की कोई किसी कैसर शेख साहब है, उन्होंने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जी हम मुल्क जो है ना दिवालिया खुदा ना खास्ता हो जाएगा। अब आप देखें ये वजह क्या है, बेसिकल रीजन ये है, आप ये देखें एक कारोबारी लोग या इन्वेस्टर हजरात वो ये देखते हैं कि इस मुल्क में हुकूमत कौन सी है, वो हुकूमत कैसे आई है, वो हुकूमत कितने अरसे तक रहेगी। इस हुकूमत का कोई पता नहीं, ये हुकूमत किस वक्त खत्म हो जाए। ये हुकूमत एक अगर अदलिया हमारी थोड़ी सी एक इन पे फर्द जुर्मायत कर दे तो आज ये हुकूमत खत्म हो सकती है। अब इतनी गैर यकीनी सूरत हाल में कोई इन्वेस्टर पैसे कैसे देगा, कोई इन्वेस्टर कैसे पैसे उन लोगों के पास देगा जिनका पता है कि ये लोग जमानत पे हैं, अभी तक इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। इमरान खान साहब 3 साल 8 महीने जोर लगाते रहे, अदालत में पेशियां ही नहीं होती थी, 2-2 महीने की पेशियां। आप ये देखिए मरियम नवाज साहब जमानत पे हैं, अब यानी सजा हो चुकी है, वो भी खातून, उन्होंने कहा, अदलिया ने कहा कि इनको जनाब वो क्या कहते हैं रियायत मिलनी चाहिए, हालांकि किसी और खातून को नहीं मिलती, इनको मिली है, वो बाहर है। सब लोग जमानत पे बाहर है, जमानत पे हुकूमतें कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, इन्वेस्टर पागल है, वो बेवकूफ है, वो आके इस मुल्क में पैसा रखेंगे? अब आप मुझे बताएं कि जो आपके ओवरसीज है, जब आप ओवरसीज को ये कहोगे इनकी सोच छोटी है, इनको पता नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है, तो वो पैसे कैसे भेजेंगे? अब इमरान खान साहब कुछ नहीं कर रहे, ये इनकी गलतियां इनको डबो रही हैं, जो इन्होंने गलतियां की हैं। जब ये और ये मजीद गलतियां करते जा रहे हैं, ये मुल्क को खुदा ना खास्ता श्रीलंका ना बना दे, और अल्लाह ताला माफ करे, ये बनने के करीब है। उधर आवाम का पुरजोश है, लोग भूख से मरेंगे तो रोड पे निकलेंगे। उनको पता है घर में बिजली नहीं है, घर में आटा नहीं है, मेरा बच्चा भूख से मर रहा है, मुझे घी नहीं मिल रहा, मुझे क्या कहते हैं अपना लाइट नहीं आ रही, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की आप हर रोज नई नवीद सुना रहे होते हैं जी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा देंगे। कितने दिन आप सब्सिडी देंगे जब आप एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है? एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं हो रहे, बाहर के जो लोग हैं आपको ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं, उनको पता है ये गवर्नमेंट किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, हमारा पैसा फंस जाएगा। हाँ, जो मुल्क दिवालिया होने के करीब आए लोग उसमें से पैसा निकाल लेते होते। अब यही सारी वजह है कि लोगों को भी शऊर आ चुका है, उन सबको पता है कि जनाब ये इंपोर्टेड हुकूमत है। ये जो लोग अमरीकी साजिश के आगे बिक गए, एक एटॉमिक कंट्री मुल्क के लिए कितनी बड़ी अजीब सी बात है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जमानत पे हो और हम लोग बैठे हों। कैसे कोई आप लोगों के पास पैसा या नहीं पैसा देगा? यहां पे आपको एक छोटी सी एक और बात बता दूंगा। फजलुर रहमान साहब ने वो जो अपना वो कहते हैं ना, जितना उनका हिस्सा लेना होता है उन्होंने अपना हिस्सा लिया, खामोशी से जाके हाइबरनेशन पीरियड में चले गए, और वो उनके बेटे को उन्होंने अपनी वजारत दिला दी है, ना इस्लामी वजारत दी, ना कोई तालीमी वजारत दी, उनको एनएचए पे लगा दिया है। वो शेख रशीद साहब अक्सर अपने जलसों में कहते हैं उन्होंने कभी एक वाशरूम नहीं बनाया, वो अभी एनएचए की सड़कें बनाएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि एक मदरसे का तालिब इल्म, उनको पता ही नहीं है कि, और मजे की बात है कि हुकूमत का पता नहीं कितने दिन है, अब वो ये आपको कम्युनिकेशन की वजारत चलाएंगे। अब देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे, इस मुल्क की हालत क्या बनेगा। अब आप ये देखें, जो बाज़मीर लोग हैं वो परेशान हैं, उनका पुरसाने हाल नहीं है, वो पुलिस से डरते हैं, वो एफआईए से डरते हैं, वो हुकूमत से डरते हैं कि हम आवाज़ उठाएंगे, हमें उठा लिया जाएगा, अंदर बंद कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं आपको, बाकी सब लोगों का तो मुझे नहीं पता, मैं आपको अपने दिल की आवाज़ बताता हूँ। शायद इस वक्त हर गयूर पाकिस्तानी, गैरतमंद पाकिस्तानी, आज़ाद रहने वाले पाकिस्तानी की यही आवाज़ है। हमारे बड़ों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थीं, हमारा ख़ानदान में बहुत से लोग माइग्रेट करके आए थे, शहीद हो गए थे रास्ते में। अक्सर मैं अपने नाना मरूम से सुना करता था, अल्लाह ताला उनको बख्शे, वो पाकिस्तान आर्मी में भी रहे, वो कहते थे कि हम जब आए उनका भाई रास्ते में शहीद हो गया इस पाकिस्तान के लिए। वो जब इंडिया से यहाँ आए थे, यहाँ आके रोते होते थे, जब इस किस्म के हालात होते थे वो कहते थे कि हमने इस पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, बेटा ये क्या बन रहा है हमारे साथ। अपना वतन, अपनी मिट्टी हर किसी को याद आती है।
आप ये सोचें इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। मैं अपनी पाक फौज को सियासत में नहीं घसीट रहा, लेकिन पाक फौज को कह रहा हूँ आपके पास पावर है। ये पाकिस्तान है तो पाक फौज है, ये पाकिस्तान है तो पुलिस है, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। इन सियासतदानों का क्या है जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं, इनकी आप गारंटी दे सकते हैं? एक 50 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पे बाहर जा सकता है तो बाकी ये बाहर चले जाएंगे। यहां हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? लोग ये कहते हैं हम घुट घुट के नहीं मरेंगे, हम बाहर निकलेंगे, हकीकी आजादी के लिए निकलेंगे। ये जो लोग आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं मुझे बताएं, आपसे कोई गलत चीज की डिमांड कर रहे हैं? वो कह रहे हैं इलेक्शन अनाउंस करो, जिसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आने दें, अवाम जिसको सिलेक्ट करें। क्या ऐसी मुसीबत है कि इन लोगों को इंपोज रखना? किसके साथ ऐसी कमिटमेंट है? अमेरिका जो चाहता था वो कर चुका है, वो अपने मफादात हासिल कर चुका है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर चुका है। उसकी जो इमरान खान साहब जो कहते थे वो चीजें हो रही हैं। अभी भी खुदारा मुल्क को बचा ले, मुल्क को आगे रोके तबाही से। ये वाहिद उम्मीद है इमरान खान साहब और पाक फौज। आप ये ना कहें कि हमें सियासतदान घसीट है, आप डंडे से आए, इनके ऊपर बैठो, बात करो, क्यों मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हो? सब सियासतदानों को बिठाओ, अदलिया को चाहिए बैठे अपना रोल अदा करें। जिस वक्त खुदा ना खास्ता मुल्क के अंदर अफरा तफरी मच रही हो, हर लोग मर रहे हो, फिर मुझे बताएं श्रीलंका जैसी पोजीशन हो तो फिर आप किसको सजा देंगे, किसको जजा देंगे? मुझे बताएं। जिस वक्त अगर आपकी आवाम 30 लाख 35 लाख लोग, अगर 20 लाख लोग लेके रोडों पे आ जाए, हर जगह आपका धरना हो, मुल्क जाम हो, कितने लोगों पे खुदा ना खास्ता फौज गोली चलाएगी? फौज किसी को रोकेगी? फौज इस अवाम के साथ है, फौज कौम के साथ है। हम तो आपको अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं अपनी आवाज से कि खुदारा इलेक्शन कराएं। जो जिस बंदे को बात सच लग, नून लीग वाले समझते हैं ना उनका लीडर सच है तो उनके साथ खड़े हैं। जब उनके खिलाफ कोई किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, हम लोगों को क्यों डराया जाता है कि हम लोग ना बात करें? क्यों डराया जाता मुझे बताएं? ये जमहूरियत है, ये आमरियत तो नहीं है ना कि आप लोग बोले तो बोले, हम लोग नहीं बोल सकते। हम अदलिया को भी कहते हैं कि सिलेक्टेड इंसाफ ना करें। आप लोगों पे केस बनाएंगे, कितने लोगों को आप अंदर कर देंगे तौहीन अदालत के अंदर? मुझे बताएं। आप कहते हो अदलिया का वकार का ख्याल रखा जाए, बिल्कुल अदलिया की वकार का ख्याल रखा जाए, अदलिया भी अवाम की वकार का ख्याल रखे। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी टैक्स देते हैं। यह कैसा हो रहा है कि जब आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने खत लिख दिया है, उस खत की कोई अहमियत ही नहीं है, उसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं आ रहा? क्यों? हम पूछते हैं ना, हम पूछ तो सकते हैं ना, बसद एहतराम हम पूछते हैं कि सर इनको बुलाएं, खत में क्या लिखा है बाकायदा। अगर खत 2 नंबर है, कोई चीज गलत है, आप एक बयान दे दें बस। इनको अदालत में बुला के भाई आपने ऐसे मुल्क में हजियान सी कैफियत की हुई है, सब 2 नंबर है, लोग खुद ब खुद इमरान खान साहब से पीछे हट जाएंगे। अगर खत ठीक है, जिन जिन लोगों ने साजिश की है, जिन जिन लोगों ने मुल्क को इस तबाही के दाने पर खड़ा किया, उनको कौन सजा देगा? मुझे बताएं, इन चोरों को कौन सजा देगा? अदलिया का काम है ना इंसाफ करना। बिल्कुल जिस तरीके से इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं ना कि आप कैमरे के सामने हर रोज लगाएं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। और मैं बता दूं, अदलिया इस वक्त अगर ये कमीशन बना लेती है और लाइव लोगों को दिखा के इस पे फैसला करती है तो यकीन करें आजाद अदलिया का जो नाम इस वक्त बनेगा वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा और वो अदलिया के लोग हमेशा हीरो बन जाएंगे। बाकायदा इंसाफ करें। हम ये नहीं कहते आप इमरान खान साहब के हक में फैसला करें, आप इंसाफ करें, लेकिन सब लोगों को दिखा के बता के करें कि ये खत क्या था। क्यों नहीं करते सर? बस हम आपसे आखिर में यही रिक्वेस्ट करेंगे, साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। ये नहीं कि जी अभी जरदारी साहब कहते हैं जी हम इलेक्शन कराना चाहते हैं इस्तिलाहात के बाद। वो कहते हैं जी हमारा गेम प्लान क्या है जी, नैब को बंद कर दें और ओवरसीज को इलेक्शन से बाहर कर दें, यानी अपने अगले 5 साल की फील्डिंग सेट कर दें। इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए फिर झगड़ा होगा। आप क्या अमेरिका की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे? क्योंकि हम एक एटॉमिक एनर्जी मुल्क है, वो उसके हक में है। वो कहता है खुद हम पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसको पता है कि ये एक वाहिद इस्लामी एटॉमिक मुल्क है, इसको किसी तरीके से खत्म करना है। 3 महीने के अंदर 2 इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंसेस हुई, पाकिस्तान के सुरूज पे जा रहा था। इमरान खान साहब, उनको ख्वाहिश ही हो गए इमरान खान साहब आलम इस्लाम का, तैयब उर्दवान के बाद आलम इस्लाम का लीडर बनने लगा है। तैयब उर्दवान से ज्यादा इमरान खान साहब की फॉलोअर्स दुनिया के अंदर हो गए हैं। तो हम तो यही कहते हैं सर, आखिर में एक ही बात है, बहुत दफा बात रिपीट हुई है, इलेक्शन कराएं साफ शफाफ और मुल्क को एक हजानी कैफे से बताएं, जहां पे रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकाले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।